बदलते भारत की शान। किसान भाइयों बहनों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कृषि दर्शन के आज के अंक में। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। कृषि दर्शन एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको कृषि जगत से जुड़ी तमाम जानकारियां देते हैं अपने 3 सेगमेंट्स के जरिए, विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया। इन तीनों ही सेगमेंट्स में होती हैं कुछ ऐसी खास जानकारियां जो कि आपके लिए काफ़ी लाभदायक साबित हो सकती हैं। तो फिर आइए अपने आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं पहले सेगमेंट विज्ञान और किसान से। किसान भाइयों बहनों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत की, जिसके अंतर्गत कई ऐसी योजनाएं लाई गई हैं जिससे कि किसानों की आय को दोगुना किया जा सके। तो क्या है हमारे आज के विज्ञान और किसान सेगमेंट में खास आपके लिए, आइए डालते हैं एक नजर। शहद परीक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की भारत की पहली प्रयोगशाला का शुभारंभ केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया। मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि कृषि मंत्रालय ने जब परीक्षण प्रयोगशाला की कल्पना की तो इस कल्पना को मूर्त रूप देने में और इस पूरे मिशन को आगे बढ़ाने में जो पार्टनर की आवश्यकता थी, भागीदार के रूप में नेशनल डेयरी विकास बोर्ड को जोड़ा और उनके सहयोग से इस काम को आज अंजाम दिया है। यह निश्चित रूप से हम सब लोगों के लिए प्रसन्नता की बात है। यह प्रयोगशाला गुजरात के आणंद में कृषि मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के सहयोग से स्थापित की गई है। ऐसी 5 और प्रयोगशालाएं खोलने की भी योजना है। इस अवसर पर मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण कार्यक्रम का भी शुभारंभ कृषि मंत्री ने किया। कार्यक्रम में कृषि मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार गांव, गरीब किसानों की समृद्धि के लिए लगातार कार्य कर रही है। भारत सरकार देश में किसानों की आमदनी दोगुनी करने, गांव का विकास करने और गरीब के जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिए प्रतिबद्ध है। और इसलिए प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जब कभी भी किसी योजना का सृजन करते हैं तो हर योजना के, हर निर्णय के केंद्र में गांव, गरीब किसान प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मौजूद होता ही है। प्रधानमंत्री जी की लगातार इस बात की इच्छा रही कि छोटे से छोटे, गरीब से गरीब किसान के जीवन स्तर में भी बदलाव आए। और ऐसे हमारे तमाम सारे भाई बहन हैं जिनके पास जमीन का रकबा तो नहीं है, लेकिन मुख्य रूप से
अगर हम देखें तो वो खेती के काम से ही जुड़े हैं, लेकिन गांव में जो साधन है उस साधन के माध्यम से जितनी आमदनी होनी चाहिए उतनी आमदनी नहीं हो पाती। और प्रधानमंत्री जी का हमेशा यह दृष्टिकोण रहा, गांव में रहने वाले गरीब आदमी की, किसान की ताकत बढ़ेगी, समृद्धता बढ़ेगी, तभी हमारे देश की ताकत बढ़ेगी। प्रधानमंत्री जी की सदैव इच्छा रही है कि छोटे से छोटे किसान के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव आए और उनकी आय बढ़े, उनकी ताकत बढ़े, और ऐसा होने पर ही हमारे देश की ताकत बढ़ेगी, क्योंकि बड़ी आबादी गांवों में निवास करती है। इनके सहित विभिन्न सेक्टरों के लिए योजनाएं बनाते हुए सरकार देश का निरंतर विकास कर रही है। कृषि विज्ञान केंद्र का उपयोग करके इस दृष्टि से भी जागरूकता कार्यक्रम फैलाने की आवश्यकता है कि मधुमक्खी पालन अगर आपके आसपास किसी क्षेत्र में हो रहा है तो यह आपके खेत में उत्पादकता बढ़ाने में सहायक होगा। फिर प्रोसेसिंग होगी, फिर विपणन होगा, तो निश्चित रूप से जो उसका मालिक होगा उसको फायदा भी होगा, उसको आमदनी भी होगी। लेकिन जब हम मधुमक्खी पालन के बारे में विचार करते हैं तो एक पक्ष है शहद का उत्पादन बढ़ाना, शहद का निर्यात बढ़ाना, शहद के उत्पादन का योगदान कृषि की जीडीपी में जुड़े, यह भी हमारी आवश्यकता है। लेकिन इसका जो दूसरा पक्ष है वो दूसरा पक्ष हमारे ध्यान में रहना जरूरी है कि जो छोटा मझोला और जिसके पास कृषि नहीं है, ऐसा जो वर्ग है, उस वर्ग को टारगेट करके अगर हम मधुमक्खी पालन को प्रोत्साहन देंगे तो निश्चित रूप से यह हमारा मिशन उन क्षेत्रों तक, उन वर्गों तक, उन व्यक्तियों तक पहुंचेगा जिसको निश्चित रूप से 2 जून की रोटी उपलब्ध कराने की आज तकलीफ हो रही है। कृषि मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों से मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देते हुए शहद के उत्पादन तथा निर्यात में लगातार वृद्धि हो रही है। उन्होंने कहा कि आगे भी इस क्षेत्र में और बेहतर प्रयास सभी को मिलजुल कर करने होंगे। मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण तथा जागरूकता कार्यक्रम का विस्तार करने की जरूरत है। कृषि मंत्री ने छोटे किसानों को लक्ष्य में रखते हुए मधुमक्खी पालन के विकास पर जोर दिया। कम लागत सरकार की सब्सिडी ये छोटे लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए है, और जब उन तक पहुंचेगी तो निश्चित रूप से जो आवश्यकता के लिए पात्र है उस व्यक्ति का फायदा होगा और उसके जीवन स्तर में बदलाव आएगा। मधुमक्खी पालन भी निश्चित रूप से इसी दृष्टिकोण के आधार पर हम सब लोगों को आगे ले जाने की जरूरत है। सरकार की सब्सिडी का पूरा लाभ निचले तबके तक पहुंचना चाहिए। मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में भी यह बात देखी जानी चाहिए। इस प्रयोगशाला के माध्यम से शहद की गुणवत्ता, प्रामाणिकता को सिद्ध किया जा सकेगा। आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत भी मधुमक्खी पालन के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसके जरिए आमूलचूल परिवर्तन आएंगे। आत्मनिर्भर भारत के पैकेज की बात आई तो बाकी तुलना में मधुमक्खी पालक किसानों के लिए पैकेज छोटा दिखाई देता होगा, लेकिन सामान्य तौर पर इस रिफॉर्म के लिए जो पैसा पहले दिया जाता था वो तो एक तौर से ऊंट के मुंह में जूरा ही दिखाई देता था। लेकिन इस बार एक और हलवत खेती के लिए 4000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री जी ने रखे, वहीं 500 करोड़ रुपया मधुमक्खी पालकों के लिए भी प्रावधान किया गया। यह निश्चित रूप से इस क्षेत्र में जो राशि है आमूलचूल परिवर्तन लाएगी
और निश्चित रूप से हम अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल हो सकेंगे। लेकिन जब हम मिशन मोड पर काम कर रहे हैं और आने वाले कल में 1,82,000 उत्पादन के लक्ष्य को हमें पूरा करना है, तो निश्चित रूप से हमको टेस्टिंग लैब की फैसिलिटीज को और विकेंद्रित करना पड़ेगा। टेस्टिंग लैब की सुविधा को और भी विकेंद्रित करना पड़ेगा। जिन क्षेत्रों में हितग्राही ज्यादा है, वहां इस तरह की सुविधाएं हों। उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए ज्यादा कार्यक्रम किए जाएं। समारोह को केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, केंद्रीय मंत्री परषोत्तम रुपाला, केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी एवं केंद्रीय मंत्री संजीव बलियान ने भी संबोधित किया। आणंद के सांसद मितेश पटेल, NDDB के चेयरमैन दिलीप रथ सहित अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित थे। इस अवसर पर केंद्रीय डेयरी एवं मत्स्य पालन एवं पशुपालन मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने अपनी राय साझा की। बी बोर्ड, कृषि मंत्रालय, KVIC, ये सबको जोड़ करके प्रधानमंत्री ने पहली सरकार में कहा था कि अगर देश के किसानों की आमदनी व्हाइट रेवोल्यूशन से दूध से बढ़ सकता है, आज 8 लाख करोड़ का दूध होता है किसानों की आमदनी, तो स्वीट रेवोल्यूशन, और उसी प्रधानमंत्री के कारण आज स्वीट रेवोल्यूशन सबसे बड़ी कठिनाई थी दुनिया में। लगभग आने वाले दिनों में $30 बिलियन का, अभी तो $15 बिलियन का लगभग है, और भारत के हनी का गुणवत्ता भी अच्छा है। लेकिन टेस्टिंग लैब की कमी थी, आज तक नहीं बना था, क्योंकि जो भी लोग होंगे किसानों को सोचा नहीं। आज ये टेस्टिंग लैब का उद्घाटन जो NDDB के साथ मिलकर के बी बोर्ड, कृषि मंत्रालय ने किया है, ये किसानों की आमदनी को बढ़ाने वाला है, गांव में रहने वालों की आमदनी बढ़ाने वाला है। और केवल हनी का न जोड़ें, हनी के बाद अभी तक उससे पोलेन निकलता जो कई गुना हनी से ज़्यादा कीमत होता, वीवेन निकलता जो उससे कई गुना अधिक होता, उसके वैक्स मोम निकलते जिसके कीमत आप बाज़ार में छोटी सी डिबिया 100 रुपये में मिलते। यानी आने वाले दिन में वैल्यू एडिशन पर काम होगा, क्वालिटी पर काम होगा, और आज 1.25 लाख टन पर चला गया है, जो बहुत नगण्य था उत्पादन। और इसलिए ये टेस्टिंग लैब एक माइलस्टोन का काम करेगा, क्योंकि देश में जितना हनी का उत्पादन होता है उससे ज़्यादा, जो मुझे ज्ञान हुआ है, बाजार में बिक्री है, यानी मिलावटी को रोकने में सक्षम होगा। तो अभी आपने देखा सेगमेंट विज्ञान और किसान। इसके साथ ही कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस लेकर कृषि स्टार्टअप। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। PGS ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आइए कार्यक्रम को बढ़ाते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट कृषि स्टार्टअप।
कृषि पर आधारित एक उद्यम है मधुमक्खी पालन। आज किसानों के लिए मधुमक्खी पालन अतिरिक्त आमदनी का उत्तम जरिया साबित हो रहा है। एक ऐसा व्यवसाय जिसमें जमीन की आवश्यकता नहीं होती, भूमिहीन, कम पढ़े लिखे किसान और महिलाएं भी इस व्यवसाय को अपनाकर अपनी आय को बढ़ा रहे हैं। मधुमक्खी पालन की पूरी कथा इनकी पारिवारिक संरचना के बिना पूरी नहीं होती। रानी मधुमक्खी ये लंबे उदर व सुनहरे रंग की मधुमक्खी होती है जिसे आसानी से पहचाना जा सकता है। संपूर्ण मौन परिवार में एक ही रानी होती है जो अंडे देने का कार्य करती है, जिनकी तादाद 2500 से 3000 प्रतिदिन होती है। नर मधुमक्खी या ड्रोन्स गोल, काले उदर युक्त व डंक रहित होते हैं। ये प्रजनन कार्य संपन्न करते हैं और उसके उपरांत मर जाते हैं। मादा मधुमक्खी या श्रमिक विकसित डंक वाली श्रमिक मक्खी मौन गृह के सारे काम संचालित करती है। मधुमक्खी पालन के दौरान ये भी देखने को मिलता है कि इसमें मादा मधुमक्खियों की ही महत्ता है, यानी मधुमक्खियों के समाज में महिला सशक्तिकरण साफ तौर पर दिखाई पड़ता है। 2 points we have addressed. 2 विषयों को हमने संबोधित किया है। पहला, रोग मुक्त कॉलोनियों की आपूर्ति। पहले विभाजन में हम मधुमक्खियों की 50 कॉलोनियों से शुरुआत करते हैं, फिर 100 और उसके बाद 100 से 200 कॉलोनियां बना सकते हैं। केरल कृषि विश्वविद्यालय के इस केंद्र में हमने प्रौद्योगिकी का मानकीकरण किया है। अब हम 2-3 सुपर कक्षों या शहद कक्षों को बनाते हैं ताकि श्रमिक मधुमक्खी की जनसंख्या में वृद्धि हो सके। परिणाम ये निकला कि अब हम प्रतिवर्ष प्रति छत्ता 15 से 20 किलो शहद ले रहे हैं। Per hive per year. मौन गृह लकड़ी का एक विशेष प्रकार से बना बक्सा होता है। ये मधुमक्खी पालन में सबसे महत्वपूर्ण उपकरण होता है। सबसे निचला भाग तलपट कहलाता है। तलपट के ठीक ऊपर वाला भाग शिशुखंड कहलाता है। शिशुखंड में मौन वंश के तीनों सदस्य श्रमिक, रानी व नर रहते हैं। मौन गृह के इसी कक्ष में 10 फ्रेम होते हैं। श्रमिक मधुमक्खी द्वारा शहद का भंडारण इसी कक्ष में किया जाता है। इसके अलावा मौन गृह में 2 ढक्कन होते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में मधुमक्खियों की 4 प्रजातियां मिलती हैं। पालतू प्रजाति है एपिस सेराना इंडिका और एपिस मेलिफेरा। एपिस सेराना इंडिका एक मध्यम आकार की मधुमक्खी है। इसे एक अच्छे परागकर्ता के रूप में जाना जाता है। एपिस मेलिफेरा या इटालियन प्रजाति एक विदेशी प्रजाति है। इससे 40 से 50 किलोग्राम शहद प्रति वंश प्राप्त किया जा सकता है। जंगली प्रजातियां हैं एपिस डोरसाटी सारंग या पहाड़ी मधुमक्खी। एपिस फ्लेरिया या छोटी मधुमक्खी दूसरी जंगली प्रजाति है। मधुमक्खी पालन करने के लिए उसको अगर वो 50 डब्बों से शुरू करता है जिसमें मक्खियाँ रखी हों तो उसको 80,000 रुपये का आर्थिक अनुदान उसको दिया जाता है। ऐसे किसान जो सरसों वगैरह उगाते हैं या सेब की बागवानी जहाँ की जाती है वहाँ पे मधुमक्खियाँ पॉलिनेशन का एक परागण का एक बहुत बड़ा काम करती हैं, जिससे सेब की पैदावार और साथ में सरसों की, जो लोग सरसों की खेती करते हैं उनकी पैदावार बढ़ती है। मधुमक्खियों के लिए शुद्ध, प्रदूषण रहित वातावरण लाभकारी और प्रोत्साहित करने वाला होता है। इससे मधुमक्खियां आसपास के वातावरण से पराग और मकरंद एकत्रित करके पर्याप्त शहद का उत्पादन देती हैं। मधुमक्खी पालकों को ये भी सुनिश्चित करना चाहिए कि मधुवाटिका के आसपास शुद्ध व साफ पानी उपलब्ध हो। मधुवाटिका से भोजन स्रोत की दूरी भी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मधुमक्खियां शहद उत्पादन के लिए सरसों, चना, मेथी, बरसीम, नीम, जामुन, सफेदा, सूरजमुखी, बाजरा, कपास और अरहर आदि के फूलों से मकरंद लेकर मधु का संचय करती हैं। गर्मी के मौसम में मधुवाटिका को किसी छायादार स्थान पर रखना चाहिए और सर्दी के मौसम में मधुवाटिका ऐसे स्थान पर होनी चाहिए जहां उन्हें धूप मिलती रहे।
बारिश के मौसम में अधिक नमी होने पर बीमारियों के प्रकोप का खतरा रहता है। मधुखंड के निरीक्षण के समय ये देखते हैं कि किन किन चौखटों में शहद है। इसके पश्चात जमा हुए शहद को चाकू से खरोंचकर मशीन द्वारा परिशोधित मधु प्राप्त करते हैं। मधुमक्खी पालन से जो उत्पाद हमें मिलते हैं उनमें शहद, मोम, रॉयल जेली, परागकण, विष और मधुवंश अहम हैं। किसानों को जो डायरेक्ट जो बेनिफिट है इसका शहद उत्पादन, पराग उत्पादन, जो उसका विष जो मौन विष है बहुत महंगा है, आर्थराइटिस के लिए सारी एलोपैथिक दवाएं बनती हैं वो बना सकते हैं। रॉयल जेली जिसकी कीमत लाखों रुपए है इंटरनेशनल मार्केट में। लेकिन अगर शहद उत्पादन के अलावा हमने जो 4-5 उत्पाद और बताए अगर उनको भी हम करें तो इससे कई गुना आमदनी किसान की और बढ़ाई जा सकती है। तो अभी आपने देखा सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। इसके साथ ही कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस लेकर सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आइए कार्यक्रम को बढ़ाते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। किसान भाइयों बहनों, अपने आज के इस सेगमेंट में आपके लिए कुछ ऐसी दिलचस्प जानकारियां लेकर आए हैं जिससे कि आपको खेती किसानी के क्षेत्र में या फिर क्षेत्रों पशुपालन का उसमें आपको मदद मिल सके, सहायता मिल सके। तो क्या है वो खास जानकारियां, आइए डालते हैं नजर। आप जानते हैं पपीता बहुत ही महत्वपूर्ण फल है। ये एक ऐसा फल है जो सबसे कम समय में फल उत्पादन देता है। इसके इसी गुण के चलते पूरे भारत में इसकी खेती बहुत अच्छे तरीके से की जा रही है। लेकिन ऐसे क्षेत्र जहाँ पर गर्मी बहुत अधिक होती है और ठंड बहुत पड़ती है, उन क्षेत्रों में पपीते की खेती में तरह तरह की बाधाएं या समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इनसे बचने के लिए हमारे पास विकल्प भी बड़े सीमित से हैं। लेकिन ये जानना आवश्यक है कि जो वर्तमान में मौसम चल रहा है, ये मानसून का समय चल रहा है, मानसून पूरे भारत में सक्रिय है। ऐसे में हम पपीते की खेती में क्या कर सकते हैं? पहले जानना यह आवश्यक है कि वो कौन कौन सी किस्में हैं जिनका उत्पादन करना चाहिए। पपीते में 2 तरह की किस्में होती हैं, एक द्विलिंगी होती है, दूसरा उभयलिंगी होती है। द्विलिंगी किस्में ऐसी हैं जिनका नाम है जैसे पूसा नन्हा है, पूसा ड्वार्फ है, पंत पपीता 1 है, 2 है। इस तरह की किस्में द्विलिंगी कहलाती हैं। इसमें नर अलग होता है और मादा अलग होता है। इस तरह की किस्मों को उत्पादन करने में एक अच्छी बात यह होती है कि इसमें जितने भी मादा पौधे होते हैं उनमें समान रूप से फूल भी आता है, फल भी आता है और उत्पादन अच्छा होता है, खास करके उत्तर भारत और मध्य भारत और पश्चिम भारत के क्षेत्रों में। लेकिन समस्या ये होती है कि आपके खेत में जो 100 पौधे होंगे मान लीजिए, तो उसमें से 50 पौधे नर के होंगे जिसमें से 40 आपको हटाने पड़ेंगे, सिर्फ 10 रखने पड़ेंगे ताकि जो परागण और निषेचन की प्रक्रिया हो अच्छे से पूरी हो सके। इसके चलते होता क्या है कि जब हम 1 हेक्टेयर के लिए पपीता लगाते हैं तो हमें एक गड्ढे में 2 से 3 पौधे लगाने पड़ते हैं ताकि अधिक से अधिक पौधे हमें मादा मिले और 80 से 90% जो पौधे हों उसमें फल आए और केवल 8 से 10% पौधे नर के रहें। अगर नर के पौधे अधिक दिखाई पड़ते हैं तो उन्हें हमें हटाना भी पड़ता है। लेकिन उभयलिंगी किस्में जैसे सिंटा रेड लेडी है, अर्का सूर्या है, अर्का प्रभात है, ये ऐसी किस्में हैं जिनमें नर और मादा की समस्या नहीं होती है। इसमें 2 तरह के पौधे होते हैं, या तो मादा होगा या उभयलिंगी होगा। उभयलिंगी जो है
ये दक्षिण भारत के क्षेत्रों में या ट्रॉपिकल क्लाइमेट जो होती है उसमें काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करता है। अनुकूल तापमान अच्छा यही रहता है कि 25 डिग्री सेल्सियस से लेके 37 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहे तो पपीते की खेती बहुत अच्छे से हो सकती है। लेकिन उत्तर भारत के क्षेत्रों में और पश्चिम भारत में जो उभयलिंगी पौधे होते हैं इसमें 2 से 3 तरह के फल होते हैं और मौसम के अनुसार फल का जो आकार है, चूँकि जो फूल आता है उसमें अंडाशय जो होता है उसका आकार बदलता है मौसम के अनुसार, इसीलिए परिणाम स्वरूप जो फल होता है उसका भी आकार बदलता है। इसलिए उन चीज़ों का ध्यान रख के ही किस्मों का चुनाव करें। सामान्य रूप से 125 से 135 दिन के बीच में इसके फल पकने शुरू हो जाते हैं या पकने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन कई बार तापक्रम में घटाव या बढ़ाव के चलते ये दिन घट और बढ़ भी सकते हैं। एक अच्छा तरीका ये है, आप कोई भी एक निडल लीजिए जिसमें पहले से कोई इन्फेक्शन ना हो, उसको हल्का सा आप फल के ऊपर, जो फल आपको लगता है कि पुराना है, बड़ा हो गया है और हल्का हल्का उसमें गाढ़ा हरा रंग है या हल्का पीला की तरफ जा रहा है, तो उसके ऊपर हल्का सा निडल को छुआइए। अगर वहाँ से दूध निकलता है तो इसका मतलब फल बिल्कुल तैयार नहीं है तोड़ने के लिए या पकने के लिए। अगर दूध नहीं निकलता है, पानी हल्का सा पानी निकलता है और वो आपके फल की सतह पर ही रुक जाता है, गिरता नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपका फल पूरी तरह से पकने के लिए तैयार है। ऐसे फल को तोड़कर आप बाज़ार में बेच सकते हैं। दूसरी एजेंसियां हैं, जैसे आप कर्नाटक से, आंध्र प्रदेश से, दिल्ली के बाज़ार में फल आता है या गुजरात से आता है, छत्तीसगढ़ से आता है, ये सारे कच्चे फल ही दिल्ली तक आते हैं, कलकत्ता तक या मुंबई तक जाते हैं। वहाँ पे जो अलग एजेंसियाँ हैं वो इनको जो इथिलीन के चैम्बर्स होते हैं उनमें डाल के पका के फिर जो आसपास के बाज़ार में होते हैं वहाँ इनका विपणन करती हैं। किसी भी ऐसे रसायन का प्रयोग ना करें जिससे कि स्वास्थ्य पे जो भी उपभोक्ता है उसका विपरीत प्रभाव पड़े। खास करके कार्बाइड जैसी चीज़ों का बिल्कुल प्रयोग ना करें। और इथेनॉल का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन कभी भी फल पका के उसको फिर बाज़ार के लिए ना जाएं। तो हमारे आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम के इस अंक में बस इतना ही। उम्मीद है कि कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आप सभी के ज़रूर काम आएंगी। किसान भाइयों बहनों, कृषि दर्शन आपका अपना कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के लिए अगर आप अपने कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल ID है krishidarshandddk@gmail.com। तो हमारे आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम के इस अंक में बस इतना ही। अगली बार फिर आप सभी से होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।